तो बजट विशलिस्ट में हम अब बात करेंगे प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया से। और 1991 में शुरू हुई ये कंपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए कलर और एडिटिव मास्टर बैच बनाती है। प्लास्टिक ब्लेंड्स थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड बनाने वाली देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है। और आज हम कंपनी के मैनेजमेंट से बजट में प्लास्टिक सेक्टर की डिमांड और चुनौतियों पर बात करने वाले हैं। साथ ही कंपनी को मिले नए ऑर्डर्स, आगे किस तरह की पिक्चर बन रही है ग्रोथ आउटलुक को लेकर, इन सब पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और चलिए कंपनी के सीएमडी से आपका परिचय करा देते हैं। कंपनी के सीएमडी नारायण काबरा साहब आज हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर काबरा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले आपके नंबर्स पे बात कर लें, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स रिसेंटली निकल कर आए हैं, तो उन पे पहले फोकस कर लेते हैं। हमने देखा कि आपकी जो आय है उसमें तो वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन आपका एबिटा है या जब हम मार्जिन्स पे नज़र डालते हैं यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिली है। सर क्या कारण रहा है और हाइलाइट्स क्या रहे हैं बीते क्वार्टर के? पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो लास्ट Q2 साल का जो Q2 और Q3 ये दोनों क्वार्टर में दो चीज हमको सामना करना पड़ा। एक तो जो चार्जेज, जो शिपिंग चार्जेज जो यहाँ के जो है वो बहुत बढ़ गए, बट दे हैड गॉन अप टू 10 to 15 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट्स। जो अभी कम हुई है, स्टिल इट इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट्स। उसके कारण से एक्सपोर्ट में काफी मार पड़ रही है। एक्सपोर्ट जो स्पेशली जो लो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के, उसके अंदर तो बिल्कुल वायबिलिटी नहीं रहती है, तो एक्सपोर्ट हमारा वैसे कम हुआ है। दैट इज वन थिंग इज देयर। एंड अदरवाइज जो है इसके सिवाय जो है अनदर फैक्टर व्हिच हैज बीन देयर वेरी नेगेटिव फॉर द इंडस्ट्री हैज बीन द शार्प decline or increase of the prices of the raw materials which has taken place. तो लास्ट दो क्वार्टर में शिपिंग चार्जेस का हो गया। दूसरा जो है जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो था, जो पहले तो एकदम बहुत बड़ी थी एक साथ में, और शार्प इंक्रीज हुआ था, और अभी जो है शार्प डिक्रीज हुआ है, वो हमको काफी इफेक्ट करता है। और मेनली तो बस यही दो फैक्टर है जिसके कारण से हमारे जो मार्जिन वगैरह जो इफेक्ट हुए। ओके सर, अभी क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट हमने ऑफ कोर्स देखा था जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्च से जून के बीच में जो ये क्वार्टर था पिछले साल, उसमें हमने प्राइसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा। एंड यू राइटली पॉइंटेड इट आउट कि वहाँ से हमें तगड़ा करेक्शन भी देखने को मिला है। अब हमने देखा है साल की शुरुआत में फिर से कॉस्ट बढ़ने लगे हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन है क्या आगे के क्वार्टर्स पर भी ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगा? हम आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी जो पिछले क्वार्टर में हमने कीमतों में एक भारी भरकम करेक्शन देखा, कई कमोडिटीज़ में तो कीमतें नेगेटिव टेरिटरी में भी चली गई थी, क्या इसका फ़ायदा अपकमिंग क्वार्टर में मिलेगा? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि डॉलर इंडेक्स एक क्वार्टर पहले 114.15 के स्तर पर चला गया था, वहाँ से बहुत ज़बरदस्त कूल ऑफ देखने को मिला है और अब 100 की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स का किस प्रकार का इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है गोइंग फॉरवर्ड? डॉलर का फैक्टर जो है उसमें हमारा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट प्राइसेस जो काफी इफेक्ट हो रही है डॉलर फ्लक्चुएशन कारण से। तो बीच में तो बहुत बढ़ गई थी, अभी थोड़ी बहुत वापस करेक्शन हुआ है, बट स्टिल इट इज एट इंक्रीज स्टेज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। देयर इज अबाउट 7-8% रुपी डिवैल्यूएशन एज कंपेयर टू डॉलर। सो दैट उससे जो है हमारी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेज है वो इफेक्ट होती है, इनपुट प्राइसेज। एंड दूसरा जो वेक्टर जो है कि फ्लक्चुएशन का, तो इंपोर्ट की प्राइसेस जो फ्लक्चुएट हो रही है उसका काफी इफेक्ट हो रहा है। उसके अंदर भी जहां तक जो नॉर्मल या स्टडी फ्लक्चुएशन होता है, डिक्रीज और इंक्रीज, उसका आपको कुछ इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एवरी मंथ वी करेक्ट द प्राइसेस, सेलिंग प्राइसेस एज कंपेयर टू द इनपुट कॉस्ट, उसके हिसाब से करेक्ट करते हैं, तो उसका हमको इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन अगर शार्प डिक्लाइन और शार्प इंक्रीज होता है तो हमको प्राइस जो है वो हमको सफर करनी पड़ती है। ओके लेकिन सर अब तो कीमतें काफ़ी हद तक हमने देखा कूल ऑफ होने के बाद रेंज बाउंड ही है। आप सालाना आधार पर कंपैरिजन बता रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या इसका फायदा आपको मिल पाया है? इसका फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है,
अभी को दिस मंथ में भी जो है प्राइसेस डाउन की है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शार्प इंक्रीज वोलेटिलिटी हो गई है जी। एकदम सडन जो इंक्रीज प्राइसेस ड्रॉप डाउन होती है या बढ़ जाती है, तो उसका इम्पैक्ट जो है हम आपको नहीं कर पाते हैं। ओके ओके, पॉइंट ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस पर फोकस कर लेते हैं। मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 35-40 कंपनीज हैं जहां पर जिसके साथ आपके एक्सपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केट कैसा लग रहा है? 2022 में तो कई सेक्टर्स के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते मंदी वाली समस्या थी, ब्याज दरें सेंट्रल बैंक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे। अब गोइंग फॉरवर्ड एक्सपोर्ट मार्केट की स्थिति किस प्रकार की लग रही है? अभी भी पेन है या कुछ सुधार हुआ है स्थिति में? नहीं, एक्सपोर्ट का जो है, एक्सपोर्ट में काफी पेन है अभी भी, क्योंकि एक तो जैसे होता है शिपिंग कॉस्ट के कारण से हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, और या जो दूसरा जो है, जो इकोनॉमी जो डाउन हो रही है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की, उसके कारण से भी जो है हम वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्राइसेज, और तो वो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आ रहा है हमको। तो लास्ट तक 2-3 साल में हम देखेंगे बट एक्सपोर्ट जो है थोड़ा डाउन हुआ है, बढ़ा नहीं है, जबकि डोमेस्टिक में ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। ओके सर, डोमेस्टिक की ग्रोथ जरा इलैबोरेट करेंगे, कहाँ से सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? एक्सपोर्ट में जैसे बताया, एक्सपोर्ट डाउन हुआ हमारा। एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट जो है इस कंपेयर टू लास्ट ईयर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर के हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट जो है करीब 10-15% डाउन है, और जो कि हमेशा नॉर्मली 10-15% हमारा अप होता था ईयर ऑन ईयर, जो उसके इस बार हमको उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिला है। एंड दूसरा जो है जी जी जी, डोमेस्टिक मार्केट में सर आगे स्थिति कैसी लग रही है? आपने कहा कि डोमेस्टिक हैज बीन बेटर एज कंपेयर्ड विद एक्सपोर्ट मार्केट, तो वहां पे इस वित्त वर्ष के लिए और नए वित्त वर्ष के लिए कैसी संभावनाएं बन रही हैं? इस वित्त वर्ष के लिए भी डोमेस्टिक का जो है बहुत अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ हो रही है, और नए नए प्रोडक्ट भी जो है उसके अंदर भी नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, जहाँ पर मास्टर बेसिस हमको लगता है उसके अंदर भी ग्रोथ हमको मिल रही है। तो कंटिन्यूसली फॉर कमिंग पीरियड्स आल्सो, कमिंग ईयर्स आल्सो, हमको लगता है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी डोमेस्टिक की, और उसका बेनिफिट हमको डेफिनेटली मिलेगा। डेफिनेटली सर, जरा अपने इंजीनियरिंग प्लास्टिक डिवीजन के बारे में बताइए, वहां से आने वाले सालों में किस प्रकार के आय की उम्मीद है? इंजीनियरिंग प्लास्टिक डिवीजन जो है हमारा नया डिवीजन है, जो स्टार्ट किया है पिछले साल से हमारा प्रारंभ हुआ था। तो अभी हमारा सेल्स जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंच रहा है, ग्रोथ उसके अंदर अच्छी हो रही है, और आगे भी जो है उसकी ग्रोथ हमको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड अदर इंजीनियरिंग सेक्टर जो ग्रोथ हो रही है, उसके कारण से इंजीनियरिंग प्लास्टिक का भी डिमांड अच्छी बढ़ रही है। ओके सर, मौजूदा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बताइए सर, वहां स्थिति कैसी है? पॉलिसी यूटिलाइजेशन जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जहाँ सवाल है, तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज के दिन जो नॉर्मल जितना होना चाहिए उसके से about 15% डाउन है। 15% स्टिल वी हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज विदाउट एनी फर्दर कैपेक्स, बट उसका भी हम आर टेकिंग केयर कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड बिल्डिंग का कंसर्न हमारे पास अवेलेबल है, and very short notice, and compared to normal cost of about say 100 rupees cost, we are able to increase the capacity at the increase of about 30%. ओके, चलिए इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हम प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया के मैनेजमेंट से कर रहे हैं बातचीत, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, इंडस्ट्री के लिए कैसी संभावनाएं, ऑफ कोर्स बजट में क्या विश लिस्ट बनती हुई इंडस्ट्री की और कंपनी की दिख रही है, इस पर होगी अब हमारी बातचीत। ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। बजट विश लिस्ट में हमारे साथ प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया के सीएमडी बने हुए हैं और उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज अभी इस इंडस्ट्री के सामने हैं, उनकी कंपनी के ग्रोथ आउटलुक किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, ऑफ कोर्स बजट में वित्त मंत्री जी से उनकी क्या मांगे हैं। मिस्टर काबरा हमारे साथ बने हुए। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में बात की थी। अब जरा सर केपेक्स प्लान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। विस्तार की क्या योजनाएं हैं और किस तरह से आप उनकी फाइनेंसिंग्स को प्लान कर रहे हैं? जहाँ तक केपेक्स का सवाल है, हमारे जो नॉर्मल जो केपेक्स जो चाहिए, प्लांट, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसको जितना चाहिए उसमें से हमारे पास में लैंड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहिए वो हमारे पास पूरा रेडी है। तो अगले एटलीस्ट अनदर 2 साल तक जो है हमको नया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ओनली प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, विच कम्स टू बी ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल कैपेक्स रिक्वायर्ड। तो वो दृष्टि से हमको अगले 2 से 3 साल में जो है हमको बाहर से कुछ पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। हमारा जो इंटरनल एक्रूवल जो है उससे जो भी कुछ कैपेक्स का रिक्वायरमेंट रहेगा वो सफिशिएंटली विल बी एबल टू मीट। सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया था कि 2 से 3 नए प्रोडक्ट्स लाने की संभावनाएं हैं, तो क्या किस लाइन में, कौन से वर्टिकल में ये प्रोडक्ट्स आने वाले हैं और क्या इस वित्त वर्ष के अंत में आएंगे या अब अगले साल इसकी तैयारी हो रही है? नए प्रोडक्ट में तो जो है दो सेक्टर्स हैं। एक तो इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो है उसके अंदर तो नए प्रोडक्ट हमको डेवलप हम कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से। और दूसरा जो प्रोडक्ट जो है, नए प्रोडक्ट है, वो है कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अभी हम कई प्रोडक्ट हम दे रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसके अंदर नए प्रोडक्ट की काफी स्कोप है और हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। चलिए, तो एग्रीकल्चर एक और एरिया ऑफ फोकस है जहां पर काम जारी है, कुछ नए प्रोडक्ट्स वहां पर भी प्लास्टिक ब्लेंड से देखने को मिल सकते हैं। सर, आने वाले 2 से 3 सालों में हम आपसे कंपनी के गाइडेंस के बारे में जानना चाह रहे थे। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, क्या गाइडेंस रहेगी सर? हमारे जो टॉप लाइन का तो जो है ग्रोथ जो है, वी कैन से अबाउट 10 से 12% हमारी ग्रोथ आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर। एंड बॉटम लाइन जो है, बॉटम लाइन में भी ग्रोथ जो है उसकी प्रोपोर्शनेट के अंदर बॉटम लाइन में भी ग्रोथ हमको मिलनी चाहिए। ओके, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पर बहुत उठापटक फिलहाल शिपिंग में या डॉलर इंडेक्स में या इनपुट कॉस्ट में दिख रही है, इन सबको फैक्टर इन करते हुए सर ये टॉप लाइन बॉटम लाइन आप शेयर कर रहे हैं? नहीं, अगर जो शार्प जो है पिछले अगर 10 वर्षों का रिकॉर्ड भी देखें, इतना शार्प जो फ्लक्चुएशन जो है प्राइसेस में कभी हुआ नहीं है, इसलिए हमको उसका इम्पैक्ट हुआ है। नॉर्मल जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है उसका हमको कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, हम लोग उसको एब्सॉर्ब करने के कैपेसिटी में रहते हैं। तो अगर शार्प इंक्रीज जब होता है कभी भी तो उसका तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, जैसा कि हमको पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको इस तरह के कुछ पेन्स से जूझना पड़ा है बीते कुछ क्वार्टर्स में। तो सर, फाइनली अब 15 दिन की दूरी पर बजट है और अलग अलग इंडस्ट्रीज ने, सेक्टर्स ने अपनी अपनी विश लिस्ट थमा दी है वित्त मंत्री जी को। हम समझना चाह रहे थे कि आपकी बतौर कंपनी एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप अपने सेक्टर में, अपनी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी कंपनी है, इस बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट के लिए हमने वैसे 3 डिमांड जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखी है। जो हमारा जो पेन है उसके अंदर पहला तो जो है, अर्लियर हमको एडवांस लाइसेंस मिलता था प्लस वो एमईआई मिलता था। अभी उन्होंने जो है उसके एडवांस लाइसेंस की जगह पर एमईआई की जगह पर रोड टेप लेके आए हैं। लेकिन जो लोग एडवांस लाइसेंस का यूटिलाइज करते हैं, एडवांस लाइसेंस का बेनिफिट लेते हैं, उनके लिए रोड टेप का बेनिफिट नहीं है। ये एक नेगेटिव फैक्टर जो है वो पिछले 1 साल से चल रहा है, हमको भुगतना पड़ रहा है। उस कारण से एक्सपोर्ट में हमारा रिलाइजेशन डेफिनेटली कम हुआ है। और दूसरा जो है आर&डी, जो आर&डी के ऊपर हमको वेटेड एवरेज जो मिलता था वो भी अभी नई पॉलिसी के अंदर जो नई टैक्सेशन प्राइसेस जो है वो रेट्स जो है उसके अंदर वो बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। और वो तो शायद हमको नहीं मिलेगा, वो जो हमको आशा नहीं है, हमने रखा है गवर्नमेंट के सामने, लेकिन उसको वो मिलने की आशा नहीं है। लेकिन जो तीसरा जो पॉइंट जो है, जो हम बहुत समय से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो है इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड द फिनिश्ड गुड्स।
तो जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारे मास्टर बेचेज जो है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% है। पर हमारे कई इनपुट ऐसे हैं जैसे कि टिटेनियम डाइऑक्साइड है जो कि एक बड़ा मेन इनपुट है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है 10% है। उसका जो बेनिफिट जो है उसका जो डिफरेंस जो है उसका बेनिफिट कई लोग ले रहे हैं, जिसे मल्टीनेशनल जो बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ बेचते हैं उनको सस्ता पड़ता है। तो वो हमने उनको रेशनलाइज करने के लिए हम रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, पिछले काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया है। पर हमको लगता है कि एक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए। जी जी मिस्टर काबरा, प्लेजर स्पीकिंग विद यू सर, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने विश लिस्ट वित्त मंत्री जी के सामने रखी है इस बार उस पर कुछ विचार और कुछ पॉजिटिव दिशा में आपकी इंडस्ट्री के लिए कुछ होता हुआ जरूर दिखाई देगा। थैंक यू सो मच सर, समय निकालकर आज हमसे बात करने के लिए पूरे सेक्टर